अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। इस वक्त बहुत सी चहमगोइयाँ हैं और सबसे पहली तो ये कि मरियम नवाज साहिबा लंदन जा चुकी हैं और उनकी लंदन रवानगी के बाद से नवाज शरीफ साहब की वापसी के जो आसार हैं वो बड़े ब्राइट हो गए हैं। क्या वाक़तन ऐसा कुछ होने वाला है? कानूनी जो मामलात उनके हवाले से हैं नवाज शरीफ साहब के, उनके ऊपर कोई अगर बेहतरी उनको मिलने की उम्मीद है? साथ साथ ही क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब PTI चेयरमैन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी हर तरह से उन्होंने अपनी कमर कस ली है और ऐसा मालूम होता है कि उनका लॉन्ग मार्च भी अपने सेकंड फेज में जाने लगा है। और वो जो तारीख पे तारीख का जो उनको ताना दिया जाता था कि जी आप सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स की तरह सिर्फ अभी तक तो तारीख पे तारीख ही देते हुए नजर आ रहे हैं, गालिबन वो भी शायद सिलसिला ख़त्म होने वाला है और कोई हतमी डेट या हतमी प्लान खान साहब की तरफ से आने वाला है। ऐसे में नाजरीन हुकूमत वक्त ने भी कमर कस ली है, लेकिन इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मुआशी प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पर फिर मौसम सरमा विच इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उसके होते हुए जो शॉर्टेजेस हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, उनका जिक्र, और साथ साथ IMF का मुश्किल प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने अभी मौजूदा मखलूत हुकूमत ने रीनेगोशिएट किया है, उसके होते हुए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी नए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब, वैसे तो नए नहीं, उन्होंने ही इज़ बीन द फाइनेंस मिनिस्टर मल्टीपल टाइम्स, लेकिन ये कि उनके होते हुए भी मामलात किस जानिब जाएंगे, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। क्या इनसे हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, डिविएटेड हैं? तमाम अमूर पे आज हम बात करेंगे और आई एम जॉइंड हियर इन द स्टूडियोज नाजरीन बाय नन अदर देन शाहिद खान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तमाम मामलात पे हमारी करेंगे और बड़ा कोशिश रहेगी कि आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस हम तमाम अमूर पे जाने। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। बात का आगाज़ अगर मरियम नवाज साहिबा की वापसी से, क्योंकि बिल आखिर पासपोर्ट उनको मिल गया, वो कहती हैं वो 1 माह के लिए जा रही हैं और फिर उन्होंने ये कहा है वो पंजाब फतह करेंगी, उनकी सर्जरी का भी कोई गर्ज है उनके इस ट्रिप से। नवाज शरीफ साहब की वापसी की उम्मीदें, तो लास्ट टाइम आई रिकॉल जब आपसे बात हुई थी, आप खासे इस बात पे नाला थे कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में आने के बाद भी आप लोग यू हैव नॉट बीन एबल टू डू मच अबाउट हिज रिटर्न। नहीं, मैं बिल्कुल नाला नहीं हूँ और ना ही ये हुकूमत का काम है। नवाज शरीफ साहब के कोर्ट केसेस हैं और ये अब कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि उनको निपटाए। बहुत अरसे से ये मामला लटके हैं। आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा को भी तकरीबन 4 साल के बाद जाकर रिलीफ मिला है हाई कोर्ट से, राइट। और अब वो बरी हो गई हैं और पासपोर्ट उनको मिला, ये उनका हक था। और वो तकरीबन 2 साल से वालिद से मुलाकात नहीं हुई तो उनसे मुलाकात करने गई हैं। इसमें कोई सियासी पहलू बहुत हज़ार ढूंढ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई सियासी पहलू उसका है नहीं सर, उसके ये एक प्राइवेट विजिट है। अच्छा, इट्स अ प्राइवेट जी, बिल्कुल प्राइवेट विजिट है। उनकी बेटी है और वाले से मिलने गई हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल एक अंडरस्टैंडेबल बात भी है। वो खुद भी कह रही थी कि बहुत वक्त हो गया कि उनकी मुलाकात नहीं हुई अपनी फैमिली से। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी, इस हवाले से भी तो आपकी जमात की तरफ से मुतअद्दिद तारीखें दी गई। सितंबर की आखिरी तारीख थी जो कि गालिबन जावेद लतीफ़ साहब ने लास्ट दी थी। क्या इसकी कोई उम्मीद है? क्योंकि 62(1)(f काला कानून है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गालिबन परसों के रिमार्क्स, कल के इनफैक्ट, तो कोई बेहतरी उसी के तहत नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई है? देखिए, जो वापसी की बातें हैं, मैंने हमेशा कहा कि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत से हज़रात TV पर जाते हैं, उनसे सवाल होता है और वो जवाब दे देते हैं जी अगले महीने आ जाएंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे। तो ये उनकी अपनी एक ज़ाती असेसमेंट या राय होती है, उसको आप ज़्यादा वजन मत दिया करें। ये फैसला मियाँ साहब की वापसी का या डॉक्टर्स उनके कर सकते हैं या वो खुद करेंगे, इलाज ना करवाएं और वापस आ जाएं। उनका इलाज जारी है, कोविड की वजह से रुक गया था, तकरीबन 1 साल 1.25 साल रुका रहा है, उसके बाद से फिर जारी है और काफ़ी सीरियस मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो लेकिन अगर वो फैसला करें कि वो इलाज नहीं कराएंगे, वापस आ जाएंगे, ये उनका फैसला है। तो मेरा ख्याल है ये फैसला उन पर छोड़ दें तो बेहतर है, हमारी स्पेकुलेशन की इसमें गुंजाइश नहीं है। यानी अभी भी स्पेकुलेट इसके ऊपर ना किया जाए। अच्छा, इसको सर सियासी जो एक एंगल दिया जा रहा है या एंगलिंग, उसका एक बहुत अहम फैक्टर है, वो ये है कि मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही, वो भी लंदन में है, कोई मुलाकात, और मरियम नवाज साहिबा ने भी हिंट किया है कि वो वापस आके पंजाब फतह करेंगी। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कोई मुलाकात परवेज़ इलाही साहब की या मियाँ साहब की है। तो बाकी पंजाब में एक बड़ी PTI इत्मीनान रखे कि जो उनको बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि आपकी पंजाब हुकूमत बस चंद हफ्तों की पंजाब हुकूमत तो एक मसनूई हुकूमत है, एक मैं समझता हूँ गैर आइनी तरीके से वजूद में आई। जो हालात हुए, बहरहाल कोर्ट का हुक्म था, उस पर हमारी
सर खम है, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, तो किसी वक्त भी वहाँ पर 2-4 अफराद की सारी बात है, वो मामला बदल सकता है। यानी वो जो डिसिडेंट्स, खैर उनको अगर वो कहें डिसिडेंट ही होंगे ना, जी डिसिडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। काफ लीग के लोग हैं या इनके अपने भी कुछ? नहीं, दोनों जमातों के लोग हैं, क्योंकि पहले तो डिसिडेंट्स शामिल हुए, उसके बाद अच्छा सर इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर भी बड़े सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो नवंबर वाली तकर्री है उसके ऊपर भी खासी नज़रें मरकूज़ हैं, अटेंशन मरकूज़ हैं। आर्मी चीफ ने बहुत अहम बयान दिया है अभी आज ही अमेरिका में कि वो एक्सटेंशन को ही सीख नहीं कर रहे, और आप हमेशा इस बात के एडवोकेट रहे हैं कि इस मामले पे कोई कयास आराइयाँ ना हो, तो लिहाजा इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जी, ये फैसला आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और अब तो मेरा ख्याल है क्लियरली एक स्पेकुलेशन थी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दूसरी मिलेगी, लेकिन उन्होंने खुद ही उसकी तरदीद शायद कर दी है। जी दुरुस्त। मैंने तो जो अखबारी खबरें देखी हैं, और ये उन्होंने एक बहुत अच्छा किया कि इस मामले को क्लैरिफाई कर दिया कि वो किसी भी एक्सटेंशन के उम्मीदवार नहीं है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी चाहें, ये तकरीबन 6-7 हफ्ते का अरसा बाकी है, इसके अंदर जब भी चाहें वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं, और अभी ताकि जो मेरा ख्याल है जल्दी हो जाए, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत शुरू हो गई है। स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। ये आपने शायद गालिबन पहले भी कहीं पर आपने फरमाई जी, है। मैंने हर जगह कहा है, बहुत हो रही है आपके सामने, हर आदमी पूछ रहा है, बातें कर रहा है। ये एक रूटीन की अपॉइंटमेंट होती है जिसमें हर 3 साल बाद आती है, और उसमें जो सीनियर मोस्ट 4 या 5 जनरल होते हैं उनके अंदर से एक की चॉइस हो जाती है, और बेहतर ही चॉइस होती है। सीनियरिटी आपको लगता है क्राइटेरिया, या मेरिट कम सीनियरिटी, दोनों चीज़ों को? नहीं, मेरिट कम सीनियरिटी होता है, उसमें बहुत से पहलू देखे जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर अमूमन जो पहले 4 सीनियर लोग होते हैं उनमें से एक की तकर्री हो जाती है, और चूंकि अब जॉइंट चीफ की अपॉइंटमेंट भी साथ ही हो रही है, एक ही वक्त में होती है, तो फिर 4 में से 2 जो हैं वो प्रमोट हो जाते हैं और 2 जो नहीं होते। अच्छा सर, वैसे तो ये प्रेरोगेटिव है वजीर आजम का, हुएवर इज द प्राइम मिनिस्टर, तो अब ये इमरान खान साहब इस पे, ऑल्दो ये कि वो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन लीडर तो नहीं है असेंबली में, लेकिन द आर्च अपोजिशन असाइड्स द पार्लियामेंट, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या उनको कुछ ऑन बोर्ड लेना या उनकी बातों को वेटेज देना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, ये कानून और आइन उनको इख्तियार देता है, तो वो खुद भी रहे हैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, उन्होंने भी एक्सटेंशन की चॉइस की थी, जिसमें आप लोगों ने बाय द वे पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू उनका साथ भी दिया था। जी, और 3.5 महीने पहले कर दिया था उन्होंने, अनाउंस कर दिया था, ऑर्डर जारी हो गए थे, पार्लियामेंट आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी दुरुस्त कि ये अपॉइंटमेंट इस तरह दुरुस्त नहीं है, एक्सटेंशन, इसको पार्लियामान इसको सैंक्टिफाई करे, तो उसमें तमाम सियासी जमातों ने जो सब थी, एक बिल आया, उसके तहत एक्सटेंशन जो हुई थी वो भी अप्रूव की गई, और मुस्तकबिल का निज़ाम भी बना दिया गया, जिसमें एक्सटेंशन की अब कानूनी गुंजाइश मौजूद है। जी। अच्छा राइट, तो एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, फिर उसके बाद वापस आके दीगर उमूर और बिलखुसूस इकोनॉमिक उमूर पे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लीक्स अब इंकशाफ हुआ, वो वक्त था, आप भी, मुझे याद है एज प्राइम मिनिस्टर आपने कभी रिहाइश वहाँ पर चूज नहीं की, क्या कोई ऐसी बात थी कि आपको कोई? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैं अपने घर में रहता था, मैं वहीं रहता रहा। तो जो लीक्स हैं ये किसने की हैं, क्यों की हैं, इनके ज़रा तह तक पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर भी महफूज नहीं होगा तो फिर आप कहीं भी महफूज नहीं है। बिल्कुल। और अब तो वहाँ जो बातें होती हैं, और अब तो वहाँ जो भी बात करेगा बड़ी मोहतात होकर बात करेगा। और एम्बैरेसिंग कितना सर, एक मुल्क के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट, मुल्क के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और फिर जो बातें, जिस तरह अगर आप 1-1.5 घंटे की मीटिंग हो, उसमें से 1.5-2 मिनट निकाल के सुना दें, तो उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो बात होती है, बिल्कुल, तो उसका मतलब और निकल आता है। तो वहाँ तो बड़ी एतमाद में बात होती है, बदकिस्मती से वो पब्लिक नॉलेज बन गई है, तो बहरहाल इससे मुल्क का नुकसान ही होता है, फायदा कोई होता नहीं है। और ये डीबग करना, अब ये कहते हैं ये वाला एक अमल हुआ और सारा कुछ निजाम है, लेकिन आप वो जहाँ पे द डैमेज इज डन, मतलब जो भी एक जहाँ पे डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वहाँ पर दूसरी टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। तो अब तो हर किस्म के तरीके से आप
लेकिन सर अगर इतना आसान है ये काम करना, तो ये कहीं और, मतलब हमने कोई इतनी ज्यादा ये चीज सुनी नहीं कि किसी और मुल्क में हुआ हो, उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हाईएस्ट सिविलियन। हर जगह होता है, वहाँ पब्लिक में नहीं आता। आई सी, अच्छा। ये तकरीबन हर जगह ये चीजें होती है। जैसे अभी खान साहब की भी पिछली लोग चलाते हैं ना, उनको कहते हैं कि देखें, वो कहते थे कि मुझे तो कोई मसला नहीं, मेरी कॉल्स भी आप टेप करें, सुने मेरी बात, मैं अगर कोई गलत बात नहीं कर रहा तो मुझे क्या खौफ है इस बात का कि आप मुझे टेप करें, बात करें, जो मर्जी करें। अच्छा सर, एक बात जरूर फरमाइएगा प्लीज कि अभी हम आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक सॉर्ट है जो इम्प्रेशन एट लार्ज हमें आपकी जमात से अभी भी मिलता है, आज भी खान साहब लाडले हैं, पुष्टपनाही हासिल है, मुतद्दिद आपकी तरफ से रहनुमाई वाली बात कर चुके हैं। ये अगर एक शॉर्ट हम लोग सुन लें इसी की मुनासबत से। वो है, और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। जी सर, कौन कोच है खान साहब का जिनका काम अब ख़त्म है? पता नहीं, मैं तो इन चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा असर है सियासत पर। और जब तक ये असर ख़त्म नहीं होगा, मुल्क के मामला चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आवाम की राय का एहतराम ना हो, जो पिछले इलेक्शन में हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया है, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसके असरात मुल्क पर क्या हुए हैं। सर कुछ सीखा गया उस एक्सपीरियंस से? आपके ख्याल में कुछ सीखा गया कि उसको ना दोहराया जाए या नहीं? जी, हमें सीखना चाहिए। ये सब के लिए ठीक है, सीखने की ज़रूरत है कि वो जो एक्सपेरिमेंट जो था, जो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसके असरात मुल्क पर क्या हुए हैं। तो जब भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 3 लंबे दौर मार्शल लॉ के मुल्क में रहे हैं, तो उनका हमेशा मनफी असर ही हुआ है। लेकिन सर वो मार्शल लॉ तो नहीं था। मैंने कहा था, अब ये मुख्तलिफ तजर्बे करते रहते हैं ना। हाँ। तो अब मार्शल लॉ जो हाइब्रिड निज़ाम हमने कर लिया, इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लिया, इन चीज़ों के बड़े गलत असरात हुए हैं। तो अब वक्त है कि हम सब ये बैठ कर सोचें कि हमने जो कुछ किया है उसके असरात का, उसका असर अवाम पर और मुल्क पर क्या पड़ा है। मेरा ख्याल वहीं से वो पहला स्टेप होगा कि हमें एहसास जब हो कि हमारे इन कामों से मुल्क का नुकसान होता है, तो फिर शायद हम मुस्तकबिल में इन बातों को ना दोहराएं और जमहूरियत का हकीकी रास्ता ढूंढें। अभी मरियम साहिबा ने जैसे हवाला दिया, वो भी यही रेफर कर रही थी, और उनके अलावा भी मुतद्दिद आपकी तरफ से ये वाले इंप्रेशन। आपका व्यू खान साहब के क्या लाडला, ये बहावलपुर का लाडला, इस तरह की बातें, ये मरियम नवाज साहिबा ने एक और क्लिप में कहा था कि साउथ पंजाब में कहीं और के, आपको ऐसा इंप्रेशन है कि खान साहब आवाज भी होता है? देखिए, इमरान साहब को यकीनन इलेक्शन चोरी करके हुकूमत में लाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इस हकीकत है पाकिस्तान की, और तारीख इसकी वजाहत भी कई दफ़ा कर चुकी है। तो बहरहाल हमें अब सबक लेने की ज़रूरत है। मैं ख्याल माजी को कुरेंदी से कुछ नहीं मिलेगा, आगे को देखें कि ये जो हमने गलतियां की हैं इनको दोहराया ना जाए। और सर प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपके व्यू में? आज भी क्या वो स्टेटस है, वो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं खान साहब? ही होगा। मैंने कहा ना कि अगर आप सियासी निज़ाम से, जमहूरी निज़ाम से खेलेंगे, तजर्बे करेंगे, तो नुकसान मुल्क का ही होता है। ये मामले अवाम पर छोड़ दें, अवाम से शायद एक दफ़ा गलती हो जाए, किसी गलत आदमी को ले आए, अगली दफ़ा बेहतर आदमी को ले आएंगे, तो इस तरह ये निज़ाम इवॉल्व करता है। तो हमने ये मौका नहीं दिया। हमने हमेशा चॉइसेस की हैं और इस मुल्क के निज़ाम को, इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया है, और उसका असर मुल्क पर पड़ा है। और सियासत में ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिली है जो ना अवाम के नुमाइंदे हैं और जो ना मुल्क से के मामलात को हल करने की सलाहियत या नीयत रखते हैं। आपने वैसे खान साहब को, आई एम श्योर आप उनको मुखातिब करके नहीं, खान साहब मुखातिब, खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। हाँ। वो इलेक्शन लड़े, उनका हक है। लेकिन आप असेंबलियों को देख लें, आप देख लें किस किस्म के लोग वहाँ पर लाए गए। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। आप सेनेट को ज़रा बगौर देख लें तो आपको नज़र आएगा कि ये क्या क्या हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये तो वो भी कहते थे खान साहब, वैसे आप उनकी दूसराहट कर रहे हैं, वो कहते थे ओपन बैलेट करें, सेनेट का इलेक्शन भी शफाफ हो। वो आप लोग ओपन बैलेट कभी ओपन नहीं होता। बैलेट की जो बुनियादी ज़रूरत होती है कि वो सीक्रेट रहे। लेकिन जिन लोगों को खान साहब ने टिकट दिए हैं वो कौन लोग हैं? तो खान साहब पब्लिक रिजवान में भी देख लें, जब आप पैसे लेकर टिकट बांटेंगे, अच्छा जी, तो आपके सामने यहाँ लोग हैं 17 करोड़ रुपया देकर सेनेट में आए हैं। तो वो पाकिस्तान की खिदमत करने नहीं आए, वो अपनी खिदमत करने आए हैं। सर ये जो पीएम ऑफिस की लीक्स के बाद अब आपने इसके ऊपर कमेटी बना दी है और आपने कहा है कि वो जो साइफर के मुतालिक खान साहब की ऑडियो है
उसको तो आप उसकी तहकीक करेंगे, लेकिन जो साइफर इटसेल्फ है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बात ये कर रहे हैं, खान साहब तो आपके ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हैं, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ द डे पे, नॉट यू, कि आप लोगों ने साइफर खो दिया जो उनका साइफर था, आप लोग कह रहे हैं वो खान साहब ने खो दिया, और साइफर इटसेल्फ उसके ऊपर वो तहकीकात नहीं हो रही जो कि वो मांग रहे हैं, क्योंकि अगर वाकईतन मुल्क को धमकी दी गई कि संगीन नताइज होंगे अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद से नहीं हटाया, तो ये तो एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है एज अ पाकिस्तानी टू ऑल ऑफ अस। लिखने वाला भी जिंदा है, साइफर रिसीव करने वाले भी जिंदा हैं, जिन्होंने साइफर पढ़ा वो भी जिंदा हैं, जिन्होंने आपस में मनसूबा बनाया कि साइफर को कैसे बदला जाए वो भी जिंदा हैं। हकीकत बड़ी सामने है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म और इस मुल्क का आला तरीन सरकारी अफसर दफ्तर में बैठ कर मनसूबा बना रहे हैं कि जो साइफर आया है उसको बदलते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। तो ये इससे वो तो सर कह रहे हैं कि उनकी बात की दूसराहट हो गई, आपने खुद मान लिया उस ऑडियो लीक को रिलीज करके, दरअसल गवर्नमेंट ने उनको एंडोर्स कर दिया है कि वाकईतन साइफर था, क्योंकि इससे पहले तो ये भी बात की गई थी कि सैकड़ों साइफर हर हफ्ते आते हैं, उन साइफर्स की अहमियत को देखा जाता है, वो फॉरेन ऑफिस में रह जाते हैं, तो फॉरेन ऑफिस के अफसरान जिसको अहमियत समझते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते हैं। ये साइफर प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा गया था, उनके नॉलेज में बात आ गई, उन्होंने कहा चलो इससे तमाशा लगाते हैं, इससे मनसूबबंदी करते हैं, तो उन्होंने अपने मकासद के लिए साइफर को तोड़ मोड़ कर और उसको तब्दील करके। तो सर आप ये बात एक तरह से आप ये एग्री कर रहे हैं कि साइफर नहीं भेजा गया था खान साहब को व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर? जी नहीं भेजा गया था, उन्होंने मंगाया, खुद उस रिकॉर्डिंग में बात सामने आती है ना, उन्होंने मंगाया कि हम इसको तब्दील करके हम इसे एक तमाशा लगाने की मनसूबबंदी करेंगे, एक साजिश तैयार करेंगे। यानी सर ये खान साहब तो एक्चुअली इल्जाम लगाते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, टू बी वेरी कैंडिड यार जिसपे भी लगाता है। यहाँ पर तो कौमी असेंबली में इमरान खान साहब ने कहा कि साजिश हुई है जी, फिर स्पीकर ने कहा जी मैंने भी साइफर देखा है, मुल्क के सदर ने कहा मैंने भी देखा है, वजीर खारजा ने कहा मैंने भी देखा है, डिप्टी स्पीकर ने कहा मैंने भी देखा है, और उसके बाद उन्होंने सबने मिलकर आइन भी तोड़ा, असेंबली को भी सबवर्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा बात कर चुकी है। ये हकाइक बड़े तल्ख हैं। मुझे सिर्फ ये सब हजरात ये बताएं कि उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया 4 साल में या नहीं किया, एक काम ये बता दें जो मुल्क की खिदमत के लिए। सर वो कहते हैं उन्होंने रूस से तेल का अग्रीमेंट कर लिया, आप अगर उनको ना हटाते, एग्रीमेंट साइफर के साथ ही गायब हो गया है। अच्छा गायब हो गया जी, वो भी नहीं है। ओके अच्छा, और रूसियों ने कहा जी हमने भी कोई एग्रीमेंट नहीं किया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी कोई बात ही नहीं हुई थी, एग्रीमेंट क्या करते। इज इट? अच्छा, क्योंकि जी ये हकीकत है, ये वहां पे जो हमारे सफीर थे उन्होंने पूछा था, उनसे पूछाया गया भाई कौन सा एग्रीमेंट आपने किया, उन्होंने कहा जी हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, एग्रीमेंट कौन सा। वो अच्छा वो कहते हैं सर अग्रीमेंट तो नहीं कहते, वो कहते हैं हम करने वाले थे और वो बात हतमी हो चुकी थी। कौन करने वाला था? कोई बात रूस ने काम से कोई बात हुई ही नहीं है। ये सारे बहरहाल जब हम दूसरे ममालिक को इन चीज़ों में मुलव्वस करते हैं ना, तो ये बात सोचनी चाहिए कि आप एक मुल्क के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रहे हैं, अपने सियासी मकासद के लिए आप मुल्क को भी बेचना चाहते हैं। अच्छा, बाय एंड लार्ज सर ये तो जाहिर है इकोनॉमिक रिलीफ बेहतर आप लेके आएंगे, ये एक बहुत बड़ा मैंडेट था आपका। इसके ऊपर आई थिंक हम ब्रेक के बाद अगर आके बात करें, जो IMF प्रोग्राम और उसकी कंडीशनैलिटी, चूंकि उसको रीनेगोशिएट भी मौजूदा गवर्नमेंट ने किया है, क्या उस आई है आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम ड्यूरिंग द ब्रेक भी एक ये बात जो नैब के हवाले से जो तरामीम हुई हैं उनके बारे में कर रहे हैं, क्योंकि PTI ने उसको चैलेंज भी कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। आज चीफ जस्टिस के एक ये रिमार्क जरूर थे कि अगर रकम वापस करनी पड़ी जो प्ली बार्गेन में रिटर्न की हुई हो और तमाम लोगों को करनी पड़े, तो ऐसे तो स्टेट को, रियासत को अरबों रुपए वापस करने पड़ जाएंगे। इसमें PTI एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं ये आप जरा सुनिएगा। मैं खाकान साहब से यही सवाल फिर पुट अप करते हैं। बुनियादी एजेंडा है रजीम चेंज का कि इसके नतीजे में आपने एहतसाब खत्म करना है। सेक्शन 25 जो है ये प्ली बार्गेन से डील करता है। नैब ने रिकवर किया और कई अरब रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे उन लोगों से जिनसे आपने ये पैसे रिकवर किए। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है आसिफ जरदारी। इस अमेंडमेंट के बाद नवाज शरीफ का केस आपने क्लियर कर दिया, शहबाज शरीफ का जो है वो क्लियर कर दिया। जी सर, सबको NRO देने की वजह से ये दरअसल ये हुई है तरामीम, और प्ली बार्गेन पे आपने सुना कि क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है इन तरामीम की? ये वही वज़ीर कानून है जिन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी आइन की भी। नवाज शरीफ साहब का कोई केस नहीं है,
नवाज शरीफ साहब के दो केस में कन्विक्शंस की हुई हैं जी हुकूमत ने, जिसमें से एक में जज को ब्लैकमेल करके किया एवनफील्ड गया, एंड अल अजीजिया। एक में जज को ब्लैकमेल करके किया गया जिसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और दूसरे में जहां पर मरियम बीबी पर केस था वो बरी हो गई हैं। ये उनके केसों की हकीकत है। इसके अलावा कोई मियाँ साहब के खिलाफ केस ये हुकूमत नहीं बना सकी, कोई करप्शन का केस, किसी किस्म का केस नहीं बना। लेकिन सर वो कहते हैं ये जो बरियत है ये इसी वजह से मुमकिन हुई चूंकि आपने ये नैब में तरमीम कर दी। कोई ताल्लुक नहीं है इसका बरियत से। बरियत अपील पहले से लगी हुई थी और वो हो चुकी है। राइट। बरियत के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सियासी आदमी ने प्ली बार्गेन नहीं किया हुआ। फिर ये NRO 2 का ये जो इल्जाम है ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं इल्जाम तो हर किस्म के लगते हैं ना। इल्जाम कौन सा इल्जाम? सच्ची आखिरी सच्ची बात कब की थी फवाद चौधरी साहब ने और इमरान खान साहब ने? मुझे बता देना कोई आखिरी सच बोला हो तो मैं उस पर यकीन कर लूं। नहीं तो सर आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैं प्ली बार्गेन को बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है बिल में क्या बहुत सी लंबी चौड़ी तरमीम थी जी। अगर प्ली बार्गेन खत्म कर दिया गया तो बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि आपने 10 अरब खा लिया, 50 करोड़ दे दिया और 2.5 जेब में डाल दिया। अगर प्ली बार्गेन खत्म हो गया और जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि अब उनको रकम वापस मिलेगी, तो जब प्री बार्गेन खत्म हुआ, रकम वापस मिल गई, तो उनके केस खुल जाएंगे। केस खत्म नहीं होंगे, अब वो ट्रायल होगा जी। और मैं फिर कहूंगा कि मुझे याद नहीं आता कि किसी बड़ी सियासी शख्सियत ने प्ली बार्गेन किया हो, क्योंकि हाँ, ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह का ज्यादा जी, ये ज्यादातर बिजनेसमैन और इस किस्म के लोगों ने प्ली बार्गेन किए हैं। इसमें कोई सियासी शख्सियत नहीं है। तो ये कि उनका केस दोबारा खुल जाएगी दरअसल जी, जो वो कह रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि प्ली बार्गेन खत्म हो गया और जिन लोगों ने पैसे दिए थे और अपनी जान छुड़ाई थी तो उनको पैसे वापस मिल जाएंगे, तो फिर उनके केस खुल जाएंगे। अगर ये अच्छा ये अगर जो वो फरमा रहे हैं, नहीं वो वाकई, क्योंकि मुझे उनकी किसी बात पे यकीन नहीं होता। मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं फवाद साहब जी जी, वो पब्लिकली बात करते तो सच कम बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये आप अपनी पुरानी दोस्ती की जी बिल्कुल मैं बता रहे होंगे। अच्छा सर ये बताइएगा, ये जो IMF वाला मामला है, आप लोग खासा इस बात पे आप ग्रिल करते थे साबिक हुकूमत को कि जी आपने इतने वजीर खजाना बदले, अभी भी आपके टाइम पर भी यही कि एक वजीर खजाना चेंज। डार साहब थोड़े पॉलिटिकल बसीरत से चलने वाले और मिफ्ता साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, वो बिल्कुल बाय द बुक चलने वाले। तो ऐसा भी एक इंप्रेशन लिया जा रहा है कि आपने शायद मुश्किल फैसलों के लिए उनको रखा, ट्रांच ले ली, अब फिर उसके बाद आप वही वायलेशन अगर आप करें जो आप PTI के लिए जिसको कसूरवार मानते थे, तो फिर कोई फर्क नहीं रहा। नहीं, कोई वायलेशन नहीं हुई। ये जो पेट्रोलियम लेवी है, इसको आपने 10-10 रुपए पेट्रोल पे लगाना है 3 महीने के लिए, फिर 5-5 रुपए हैं, 50 रुपए तक दोनों ने जाना है। ये एग्रीमेंट PTI ने किया था। नहीं सर, वो कहते हैं हमने 30 रुपए तक का किया था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, आपने 50 कर दिया। नहीं, मैं माजरत से कहूँगा 50 का ही था, और उन्होंने ना 50 लगाए बल्कि जो 10-15 रुपए लगाए थे वो भी खत्म कर दिए, और सब्सिडी भी दी, और सब्सिडी कोई नहीं दी, और कीमत भी कम कर दी, और फिर कीमत को फ्रीज भी कर दिया। सही। ये दुनिया की तारीख में कोई ऐसा हुकूमत ये काम नहीं कर सकी। तो वो तो जो कर गए वो कर गए। अब आपके पास अगले साल जून तक टाइम है जिसमें आपने इसको पेट्रोलियम लेवी लगानी हो, ये लग जाएगी। इसमें कोई ऐसी थोड़ी सी देर हुई है कि थोड़ा आवाम को रिलीफ मिल जाए, बाकी वो पेट्रोलियम लेवी लग जाएगी। यानी सर आप इंडोर्स करते हैं कि ये अच्छा फैसला था कि आफ्टर क्वाइट सम टाइम आप लोगों ने एक रिलीफ दिया आवाम को भारी भरकम इजाफों के बाद। कुछ कीमतें नीचे जा रही थी तो हमने कहा चलें इस दफा आवाम को ज्यादा रिलीफ दे देते हैं, और पेट्रोलियम लेवी नेक्स्ट टाइम उसके अगले जब ज्यादा गुंजाइश होगी उसमें ज्यादा। आई बिलीव इस दफा आपने इस रिलीफ में 32 रुपए किया है पेट्रोलियम लेवी, जो कि प्रीवियसली 37 हो गया था जी। वो डीजल से उसमें आपस में एडजस्टमेंट हुई है। अभी तक 35 होना चाहिए था, तो 32 है, थोड़ा सा फर्क है। इस तरह डीजल में भी थोड़ा सा फर्क है। लेकिन जैसे मिफ्ता साहब कह रहे थे कि ये रेकलेस है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा नहीं, रेकलेस का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। रेकलेस वो एक उन्होंने कहने के तरीके से कह दिया, लेकिन यकीनन आपको उस जो शेड्यूल था उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, जैसे फ्लड्स आए हैं, दीगर चीजें हैं, तो कुछ रिलीफ भी आपने देनी है। इस तरह हमने उसकी नफी नहीं की। जो प्रोग्राम में एग्रीमेंट है 6-7th रिव्यू में, उसको हमने थोड़ा सा आगे किया है 10-15 दिन से। फौरन बाद IMF की स्टेटमेंट आ गई और उन्होंने कहा कि आप पॉलिसी को अभी भी आप पाबंद हैं। जी बिल्कुल, उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम भी उस पाबंदी उसकी करेंगे, क्योंकि
आपको ये डिसिप्लिन जो है, IMF सिर्फ एक डिसिप्लिन लेकर आता है आपकी स्पेंडिंग में और आपके रेवेन्यूज के अंदर, रेवेन्यू जनरेशन में एक डिसिप्लिन लाता है। तो वो डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, तो उसी से आपके माशी हालात बेहतर होते हैं। अच्छा, जिन हालात का भी आपने चूंकि तस्करा किया है, सैलाबी सूरत हाल, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, उस पर ज़रा मत करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद खान साहब, एक तो 75 अफराद की काबीना, वो भी तब जब आप कहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल, बहुत से वो लोग हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो ये भी कोई तजाद की एक ये डिपिक्शन नहीं है ये वाली बात कि इतनी एक्स्ट्रावेगेंट काबीना? नहीं, कोई काबीना नहीं है, स्पेशल असिस्टेंट्स रखे हैं जी, क्योंकि इस वक्त बहुत से चीज़ों पर एक वक्त में काम करना पड़ रहा है। ये सिर्फ कोई 14 मंथ्स की गवर्नमेंट थी, तो इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा काम करने हैं, तो आपको लोग चाहिए जो चीज़ों पर फोकस कर सकें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का यही फैसला है कि मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया गया। उसकी वजह से फिर उनको कोई पोर्टफोलियो डेजिग्नेट करना चाहिए? पोर्टफोलियो जरूरी, ऐसे पीएम को पोर्टफोलियो नहीं होता, वो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो उनकी एक मखसूस सब्जेक्ट में मदद करते हैं। राइट, तो आप कहते हैं कि वो उसको डेजिग्नेट होना जरूरी नहीं, वो काबीना का हिस्सा नहीं होते। काबीना सिर्फ फेडरल मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल होती है। मतलब दे डू नॉट सिट इन इवन, नहीं, आप बुला सकते हैं स्पेशल इन्विटेशन के तौर पर, बट वो काबीना का हिस्सा नहीं होते। हिस्सा नहीं होते, राइट। अच्छा, ये तो आपने बड़ी क्लैरिटी फिर दी। अच्छा सर, आप मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं ये 48 तक लिमिटेड हैं हमारे आइन के अंदर, और उसमें से भी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो काबीना का हिस्सा नहीं होते। काबीना सिर्फ फेडरल मिनिस्टर पर मुश्तमिल। क्योंकि ये इंप्रेशन तो ये ले रहे थे ना बाय एंड लार्ज के जी वो सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए आपने। नहीं, कोई प्रिविलेजेस नहीं है। मैं खुद वजीर भी रहा हूँ, वज़ीर आज़म भी रहा हूँ। जो फैसले आप करते हैं वो अरबों और खरबों में होते हैं, तो एक अच्छा फैसला भी कोई एक शख्स कर दे तो पूरी काबीना की 100 साल के लिए बहुत है। काबीना में कोई इतनी बड़ी तनख्वाह वगैरह नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि सैलाबी सूरत हाल आपने वक्ती तौर पर समझा रिलीफ दिया जाए, अभी तो दोबारा से ब्रेंट क्रूड बढ़ने लगा है, ओपेक ने प्रोडक्शन भी कम कर दिया, आई थिंक $92 पर आ गया है, तो आप ये कितना सस्टेन कर पाएंगे इस चीज़ को? और क्या मैं फिर गुजारिश कर दूं, ये मैं सबको बड़ी गलतफहमी है, हुकूमत पाकिस्तान या कोई वज़ीर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत का तयन नहीं करता। ये इसका एक निज़ाम बना हुआ है, उसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, 12 उसके हिस्से हैं। 10 हिस्से जो हैं उसका तयन ओगरा करता है, जो उन 15 दिन की दुनिया की सूरत हाल होती है फाइनेंशियल और तेल की कीमतों की। 10 वो करते हैं, 10 वो करते हैं। 11वां GST होता है जो 17% होना चाहिए, आज 0 है। इस हुकूमत ने कोई सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाया हुआ, 0 पे है। सिर्फ पेट्रोलियम लेवी लगाई जाती है जो मैंडेटेड है IMF के तहत, और वो हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे आते हैं, IMF के पास नहीं जाते, तो वो आपने लगानी होती है। वो इस वक्त शायद 35 रुपए होनी थी, 35 रुपए, तो वो इस वक्त 32 रुपए 32 पे है जी। हाँ, तो लेकिन सर वो बात सही है, लेकिन एंड में जाहिर है जो डिसीजन होता है अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर। कई दफा जब नवाज शरीफ कह रहा हूं कि वो डिसीजन सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, सही कह रहे हैं आप उस पर कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। कमी बेशी सिर्फ पेट्रोलियम लेवी में अगर आपने इजाफी लगानी हो, ना लगाएं, 1 महीना डिले कर दें, वो आप रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा ना फाइनेंस मिनिस्टर का ताल्लुक है ना प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है। ये जो 15 दिन के अंदर सूरत हाल होती है तेल की दुनिया में, जो खरीदारी करते हैं उसके मुताबिक वो प्राइस डिटरमाइन। यानी फिर PTI पे भी तनकीद गलत होती थी आपके टाइम पे, जो आप बतौर अपोजिशन करते थे कि उन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया और बहुत जिंदगी अजीरन कर दी। उस वक्त सेल्स टैक्स भी लगा हुआ था और पेट्रोलियम लेवी भी लगी हुई थी, और जिस तरह उन्होंने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया और जो उन्होंने LNG नहीं खरीदी, आज पाकिस्तान उसको भुगत रहा है, और ये 60-70 अरब रुपया हर महीने आप भुगत रहे हैं, छोटी मोटी रकम नहीं है। तो सर आपकी प्रेजेंस से मुस्तफीद होते हुए ये तो सवाल अगर हम ना करें तो दिस इज LNG का कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट या प्लान है हमारे पास? अभी तो हम शायद सिर्फ जी आपको करना पड़ेगा, आज वक्त है आपके पास। 2020-21 में बहुत अच्छा मौका था, आपने गंवा दिया, लेकिन अब आपको अब सबको समझ आ गई है उन लोगों को जो कहते थे LNG आनी ही नहीं चाहिए थी। ये आपने सुना होगा जो वज़रा, तो आजकल आपको नजर नहीं आते। आज वही LNG के कार्गोज जो हैं जो कतर से आते हैं वो पाकिस्तान की मईशत को बचाए हैं,
और आज उनकी कीमत में और मार्केट कीमत में $800 मिलियन महीने का फर्क है। इसी बुनियाद पे यानी आपके 10 ऊपर अरब केस था डॉलर नैब का। साल का फर्क उन कार्गोज में अगर स्पॉट पे खरीदें उनके अंदर फर्क है। तो वही पाकिस्तान की मीशत को बचाए हैं। तब आपने आगे भी देखना है कि किस तरह आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की प्लानिंग कर सकते हैं। वो करेंगे इंशाल्लाह, हुकूमत कर रही है। राइट थैंक्स अ लॉट सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और तफसीली गुफ्तगू जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।